कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ लेने हेतु ग्लैडियोलस की उन्नत प्रजातियों और बुआई पर जानकारी। सोयाबीन फसल की उचित वृद्धि और विकास के लिए कीटों का नियंत्रण। स्थल सौंदर्यीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी भाग 1। हमारे प्रदेश में ग्लैडियोलस की खेती करके किसान भाई अच्छी आय कमा रहे हैं। किसान भाई ये समय ग्लैडियोलस की बुआई करने के लिए उपयुक्त है। अतः हमारे जो किसान भाई बुआई करना चाहते हैं वो किस प्रकार से बुआई करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर विवेक त्रिपाठी। ग्लैडियोलस के विभिन्न रंगों के फूल आपको बाजार में डंडी के रूप में मिलेंगे, जिनमें लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, बैंगनी इत्यादि कलर पाए जाते हैं। जब मई जून में आपका खेत खाली होता उस समय अच्छी तरह जुताई करके पलेवा लगाकर खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि गर्मी में विभिन्न बीमारियों के कीटाणु और उनके अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात आप इस समय जुताई करके उसमें गोबर की खाद जो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर होती है अच्छी तरह भली भांति मिलाकर खेत को छोड़ देते हैं। तत्पश्चात ग्लैडियोलस की लाल रंग यदि लेना चाहते हैं तो आस्कर, अग्निरेखा, रेड मैजेस्टी या मेलोडी प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप पीले रंग की स्पाइक चाहते हैं तो सपना, पूनम, सनशाइन या कावेरी प्रजाति उसके साथ मनमोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गुलाबी रंग में वो पसंद करते हैं और गुलाबी रंग की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है, उसके लिए आप फ्रेंडशिप, शोभा, सुचित्रा या समर पर्ल प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात अन्य कलर की, जिसमें बैंगनी, जिसके लिए मयूर या कापर किंग प्रजाति प्रमुख है। साथ ही साथ जो सर्वविदित है कॉमन रंग सफ़ेद, इसके लिए अप्सरा, मनीषा, मोहनी या स्नोकीन प्रजाति का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रवर्धन के लिए आप एक कॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिनका आकार 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। यदि कॉर्म छोटे हैं, 2-3 सेंटीमीटर के हैं, तब भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन यदि इससे छोटे कॉर्म हैं तो उनको प्रयोग में न लाएं, क्योंकि उनको कहते हैं कॉर्मेल्स, और इनका प्रयोग कॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए लिया जाता है। यदि आपके 2-3 सेंटीमीटर आकार के कॉर्म हैं तो इनसे एक स्पाइक आपको कम से कम प्राप्त हो जाती है। जब यदि कॉर्म का आकार 4 से 5 सेंटीमीटर का है तो इससे कम से कम 1 और नहीं तो अधिकतम 3 स्पाइक पर प्लांट आपको प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, कॉर्म प्राप्त करने के लिए आप किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्यान विज्ञान विभाग में भी आपको मिल जाएंगी, NVRI लखनऊ से भी आपको मिल जाएंगी, और अन्य प्राइवेट नर्सरी से भी आप कलर के अनुसार इच्छित प्रजाति के कॉर्म आप ले सकते हैं। और जब बात आ जाती है खेत में कॉर्म को कैसे लगाएं, उसके लिए आपने जो मई जून में खेत खुला छोड़ा हुआ है और उसमें गोबर की खाद मिला के इस समय आपने जुताई कर देते हैं,
कॉर्म लगाने से पूर्व 1 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से इस फसल को आवश्यक होती है। उसको कॉर्म लगाने से पूर्व आधी मात्रा आप लगाने समय और आधी मात्रा पुनः स्पाइक निकलते समय 3 महीने बाद आप फसल में छिड़काव के द्वारा दे देते हैं। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा इसी समय आपको देना अति आवश्यक है। यदि आप जैविक की तरफ बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम एजोक्टोबैक्टर या 5 से 6 किलोग्राम एजोस्पेरियम दोनों को मिलाकर भी प्रति हेक्टेयर की दर से आप फसल रोपण से पूर्व दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 से 5 सेंटीमीटर व्यास के कन्नों को जमीन पर लगाते हैं। समतल जमीन पर आप कॉर्म को 30 से 30 सेंटीमीटर 30 गुणा 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं। तत्पश्चात उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के आलू की तरह क्यारी बना देते हैं, आलू की तरह मेड़ बना देते हैं। अथवा आप पहले से मेड़ तैयार करके उसमें एक इच्छित दूरी 30 गुणा 30 सेंटीमीटर या 30 गुणा 20 सेंटीमीटर पर कन्नों को रोपित करके उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। जमाव होने पर हल्की सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से आप फरवरी, जब आप अगस्त सितंबर में रोपित करते हैं तो फरवरी महीने से आपको स्पाइक मिलना प्रारंभ हो जाती है। कुछ किसान भाई अगेती फसल लेना चाहते हैं, इसके लिए आप अगस्त के अंतिम सप्ताह में भी रोपण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान होगा कि कॉर्म को 2% थायो यूरिया से ट्रीट करके लगाना होगा, जिससे उनकी सुसुप्तावस्था टूट जाती है और वो समय पूर्व अंकुरण दे देते हैं। इस प्रकार यदि आप लेते हैं तो आपको समय से अच्छी तरह खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों यदि आप अच्छी तरह से लगाते हैं तो आपको अच्छी 10 से 15 फ्लोरेट्स वाली स्पाइक प्राप्त होंगी और टोटल 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आपको शुद्ध मुनाफा अंत में हो सकता है। सोयाबीन की खेती हमारे प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी भागों में बड़े पैमाने पर की जाती है। अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई की होगी, उनकी फसल इस वक्त बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं लिए खेतों में खड़ी है और उनकी फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो कैसे करें इन कीटों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रही है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर नीता गौड़। सोयाबीन की बुआई से लेकर कटाई तक विभिन्न अवस्था के अनुसार इसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं। इन कीटों को हमने 3 विभागों में बांट दिया है, जिसमें नंबर 1 पत्ती खाने वाले कीट। पत्ती खाने वाले कीटों में प्रमुख हैं कमला कीट, तंबाकू की इल्ली व हरा एवं भूरा अर्ध कुंडलक, जिसे हम सेमी लूपर भी कहते हैं। कमला कीट तथा तंबाकू की इल्ली की मादाएं इकट्ठे समूह में रहकर खाती हैं। बालदार कीट गहरे पीले रंग का होता है। यह हरे रंग को खाकर सिर्फ उसके कंकाल को छोड़ देता है। इसी प्रकार तंबाकू की सूड़ी भी झुंड में रहकर खाती है तथा यह भी कंकाल को छोड़कर बाकी पत्ती के कंकाल को छोड़ देती है। तनाभेदक, इसमें 2 प्रकार के कीट हैं, तनाभेदक मक्खी तथा छल्ला भृंग। तनाभेदक मक्खी गहरे धातृत्व कलर की होती है तथा यह पंख फैलाकर 1.8 से 2.8 मिलीमीटर की होती है। मादा साधारणतया प्यूपा निकलने के 5 दिन के अंदर ही मैथुन कर पत्ती के निचले भाग में अंडे देती है। 2 से 3 दिन में निकल आते हैं तो और तुरंत पास की शिरा में छेद कर पर्णवृंत की ओर चला जाता है और फिर तने में घुस जाता है। यहाँ पर तने के मध्य की तरफ ऊपर की ओर तने में खाता रहता है। साधारणतया केवल 1 प्यूपा में ही परिवर्तित होता है। इस कीट की पूर्ण जीवन चक्र 16 से 26 दिनों में पूरा हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में अर्थात पहले 2 पत्तियों की अवस्था में यह कीट हानि ज़्यादा पहुंचाता है तथा क्षतिग्रस्त पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं और इस प्रकार पूरा पौधा सूखकर गिर जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा कीट है छल्ला भृंग, छेद करके अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। इसके खाने से तने में सुरंग बन जाती है तथा इसका ऊपर का पौधे का ऊपर का भाग जो है उसकी पत्तियां सूख जाती हैं। इसकी जो पौधे की पत्तियां सूखने से हम इसके प्रकोप को पहचान सकते हैं। इसके अलावा रस चूसक जो कीट हैं उनमें प्रमुख हैं
माहू है, सफ़ेद मक्खी है, हरा बग है और अन्य तरह के बग भी इसमें आते हैं। रोकथाम के लिए हम छोटा सा विवरण आपको देते हैं। जैसे पत्ती खाने वाले कीटों के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रारंभिक अवस्था में ये कमला कीट और तंबाकू की इल्ली ये प्रारंभिक अवस्था में झुंड में रहकर खाती हैं, तो हम इनकी पत्तियों को तोड़कर जहाँ पे झुंड में रहकर खा रही हैं नष्ट कर देते हैं, या तो हम इसे मिट्टी के तेल में डाल देते हैं या हम जमीन में गाड़ देते हैं। इसी प्रकार इसके रोकथाम के लिए हम इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SG 220 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम अगर छिड़काव करें तो हम इनके प्रकोप से बच सकते हैं। और अगर हमारे पास ये केमिकल ना हो तो हम क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जो आजकल नया इंसेक्टिसाइड आया है, इसका 18.5% SC 150 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो हम इन कीटों के प्रकोप से बच सकते हैं। इसी प्रकार तनाभेदक मक्खियों के लिए, तनाभेदक कीटों के लिए जिसमें तनाभेदक मक्खी और छल्ला भृंग आते हैं, इनके लिए भी हम कीटनाशी जिसका नाम है थायोमिथोक्साम 30% FS का 10 ml प्रति हेक्टेयर की दर से बीजोपचार करें तो हम इसके प्रकोप से बच सकते हैं। या कार्बोफ्यूरॉन 3G 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीजोपचारित करें तो हम इस कीट के प्रकोप से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब हम आते हैं रस चूसक कीटों पर, जिनमें सफ़ेद मक्खी, माहू, हरा बग, अन्य बग आते हैं। इसमें हम थायोमिथोक्साम 25% WG 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करें तो हम इस कीट से के प्रकोप से बच सकते हैं। वैसे माहू के लिए हम लोग कोई भी कीटनाशी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि माहू अपने आप स्वयं जब भी तेज हवाएं चलें या पानी बारिश होती है तो वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह से अगर डाइमिथोएट भी हम यूज़ कर सकते हैं माहू और लीफ हॉपर्स के लिए। 30 EC का 500 से 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करें तो हम इसके प्रकोप से बच सकते हैं। तनाभेदक जो मक्खी है और गर्डल बिटल जिसे हम मेखला भृंग भी कहते हैं, उसके लिए हम ट्राइजोफॉस 40% EC 625 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो कुछ हद तक हम खड़ी फसल में भी इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। भिंडी की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज के इस आधुनिक युग में लोगों का रुझान शहरीकरण, मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है तथा फैक्ट्रियों एवं मशीनीकरण के कारण हमारी भूमि भी दूषित होती जा रही है। इसलिए वातावरण के संतुलन एवं भूमि का हम किस प्रकार से सौंदर्यकरण कर सकते हैं, आइए जानते हैं फार्म मैनेजर नरेश भाटिया से।
किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे स्थल के सौंदर्यीकरण की, कि किस तरीके से स्थल का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और उसको लंबे समय तक किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो इसको बताने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नरेश भाटिया जी, जो कि नौणी विश्वविद्यालय के पुष्प एवं स्थल सौंदर्य विभाग में फार्म मैनेजर के तौर पर तैनात हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से स्थल का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। जी सर। कि स्थल सौंदर्य के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है पेड़ पौधों की, कि पेड़ पौधों का चुनाव जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें फूल कब लगेंगे, फूल कब खत समाप्त होंगे, पूरा साल हम किस तरह से एक स्थल में पुष्पों को ले सकते हैं, और ऐसे पेड़ पौधों का आप चुनाव करेंगे जिसमें एक के बाद एक सभी में फूल आते जाएंगे और आपको सारा साल जो है फूल देखने का मौका मिलेगा। स्थल सौंदर्य में सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो रहता है पेड़ों का, और फिर झाड़ियों का और लताओं का। जैसे आप देख रहे हैं कि पेड़ों में हमने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को लगाया है, जिसमें प्रमुखतः आपको जकरेंडा है, फिर आपका कोरिजिया है, उतरंजीवा है, और उसके साथ साथ क्लेस्टोमोन्स हैं। इस तरह के पेड़ों का जो है हम चुनाव करते हैं मोस्टली, क्योंकि ये इस तरह के पेड़ हैं जो सुंदरता, छाया के साथ साथ हमें फूल भी देते हैं, और विभिन्न रंगों के फूल इन पेड़ों में लगते हैं जो बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भाटिया जी, ये तो थी बात पेड़ों की, कि कौन से पेड़ जो है सौंदर्यीकरण के लिए अहम है। अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि झाड़ियाँ, बुशेस जो होते हैं, और वो कौन से बुशेस हैं या कौन से फूल ऐसे हैं जिनको हम सौंदर्यीकरण के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले झाड़ियों में हम जिसका सौंदर्यीकरण में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है वो गुलाब है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास इस स्थल सौंदर्य विभाग में कम से कम 350 के आसपास जो है कई तरह की जो वैरायटीज़ हमने लगा के रखी है। तो गुलाब के विभिन्न तरह के गुलाब जो है हम सौंदर्यीकरण में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप देखेंगे इसमें भी क्लाइंबर्स होते हैं, इसमें मिनिएचर रोज़ होता है, इसमें आपका हाइब्रिडीज़ होते हैं। तो इसमें विभिन्न तरह के जो है विभिन्न किस्मों के जो है रोजेज़ हम लगा सकते हैं झाड़ियों में। उसके अलावा हम जासमीनम है, आपका ये वाइजेला है, इस तरह से और झाड़ियाँ भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है सौंदर्यीकरण में कर सकते हैं। झाड़ियों के बाद बात आती है आपकी लताओं की। तो लताओं में भी इस तरह हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पे जो है लताएं हैं जिनको लगाकर हम स्थल सौंदर्य कर सकते हैं। उनमें हम जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्विस्क्वेलिस बहुत अच्छी झाड़ी है जो बहुत अच्छे फूल देती है। क्विस्क्वेलिस है, एडिनोक्लाइमा है, उसके बाद आपका कैट्स क्लॉ है, उसके बाद पैसिफ्लोरा है। तो मतलब कई तरह की जो लताएं हम उनको हम सौंदर्यीकरण में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है लताओं का काम कभी बोगनविलिया भी कर देता है, जो झाड़ी के रूप में भी यूज़ होता है और उसको हम लताओं के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बोगनविलिया एक ऐसी प्रजाति है हमारे पास जो कांटेदार नुमा है और ऐसे जगहों पे चल पड़ती है जहाँ पे आपको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती, और उसके जो है लताएं काफ़ी पेड़ों तक ऊपर तक चढ़ जाती हैं। जैसे आपका पत्थरों के डंगे आप बनाते हैं, उस पर अगर आप लगाएंगे तो वो क्या है कि पूरे डंगे को स्क्रीनिंग का काम करेंगे, ढक देंगे, और उसमें विभिन्न तरह के फूल जो है आते हैं और जो एक बहुत स्थल सौंदर्य में अपना योगदान देते हैं। तो भाटिया जी, अगर हम बात करें स्थल सौंदर्य को मेंटेन करने के लिए कोई सावधानी बरतनी ज़रूरी है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको पौधे लगाने कब हैं, और लगाने के लिए जो बरसात का मौसम है उस बहुत उचित रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सारी नर्सरीज में जो है पौधे अच्छे मिलते हैं। आप ये ज़रूर देखें कि उन पौधों की जो अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो उनका, और उनका जो क्या नाम आप जो रूट सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप जब इसको खेतों में या आप कह सकते हो उन स्थानों पे जहाँ पे आपको स्थल सौंदर्यीकरण करना है, जब वहाँ लगाना है तो आप अच्छे से गड्ढा करेंगे, उसमें आप थोड़ा जो है खाद का यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ आप ये ख्याल रखेंगे कि लगाने के बाद जब तक तो बरसात चल रही है बिल्कुल सही है, उसके बाद आपको पानी देना आवश्यक है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों में लगते हैं, तो उनकी हमारे पास जो है और अलग अलग तरह के पौधे जो है सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग लगते हैं। जो आपके जिनके पत्ते चौड़े होते हैं उनको हम ज़रा बरसात में लगाते हैं, और जिनके पत्तेझड़ जिनमें आ जाता है, जिन झाड़ियों में और जिन लताओं में जो पत्तेझड़ होता है उनको हम सर्दियों में लगाते हैं। तो इसलिए सर्दियों का मौसम जो है आप ये कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी में हम लगाते हैं, तो उसका बहुत अच्छा जो है इम्पैक्ट आता है। किसान भाइयों, कल के अंश में हम देखेंगे इसमें प्रयोग किए जाने वाले औजार एवं पौधे के बारे में।
भिंडी की फसल इस समय फूल एवं फलन की अवस्था पर है। फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को कीट और बीमारियों से मुक्त रखना होगा। जिस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर सत्यप्रकाश। किसान भाइयों, आपने भिंडी की बुआई अपने बाजार के आधार पर जैसे सुझाव दिया जाता कि जून जुलाई में इसकी रुपाई करें। इस समय भिंडी की फसल 55 से 60 दिन की हो रही है। आप देख रहे हैं फल भी आ रहे हैं, तिरछे हो जा रहे हैं। ये फल में सुंडी लगती है, उसके कारण है। इस सुंडी इसके अंदर फल के अंदर छेद कर देती है, जिससे वो प्रभावित फल गोलाई में सिकुड़ जाता है और वो बिक्री करने योग्य नहीं रहता। और ऐसे फलों को जब हम बाजार में बिक्री के लिए भेजते हैं उसका मूल्य नहीं मिलता। इससे बचाव के लिए जैसे फल सुंडी आने की संभावना हो तो अपने खेत के चारों तरफ आप जो फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिसे सेक्स ट्रैप बोलते हैं, तो उसमें मिथाइल यूजिनॉल का गंध होने के कारण उसमें अंदर चली जाएगी और वो अंडे नहीं दे पाएगी, जिससे ये रोग नहीं फैल पाएगा। फल लगते समय अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा 50,000 प्रति हेक्टेयर को साप्ताहिक अंतराल पर छोड़ने से फल भेदक कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा सुझाव क्या है, कभी कभी किसान भाइयों के खेत में जब प्रकोप होता, फल सिकुड़ जाते हैं, तो किसान भाई बाजार में जाके कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग जहां तक हो ना करें, क्योंकि जैसे हम भिंडी की फसल में कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरह की आज ये भिंडी है, आज छिड़काव करेंगे, तीसरे दिन ये टूट कर बाजार में आ जाएगी। जब हम कीटनाशक का इस पर छिड़काव करेंगे तो इसका रेजिडुअल इफेक्ट कम से कम 6 दिन, जैसे नुमान है इनका 6 दिन, साइपरमेथ्रिन इनका तो 25 से 30 दिन तक रेजिडुअल इफेक्ट रहता है। जितना कीटनाशक का प्रभाव फसल में कीट मारने के लिए नहीं प्रयोग हो पाता, उससे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जाकर के विभिन्न प्रकार के रोगों को पैदा करने में बढ़ावा देता है। तो जो मेरा सुझाव है कि यदि भिंडी में पहले तो फेरोमोन ट्रैप लगाएं, दूसरा आप नीम के तेल 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर इस पर छिड़काव करें। तीसरा, जो क्षतिग्रस्त फल हैं, प्रभावित फल हैं, उनको एकत्र करके मिट्टी में दबा दें। तीसरा कि फसल में पीली पत्तियां पीली हो जा रही हैं, ये भिंडी का बहुत भयंकर रोग है। ये पीला मोजैक वायरस रोग है। इसमें पत्तियां बाहर की तरफ से पीली हो जाती हैं। ये वायरल डिसीज है। जब एक पौधे में ये बीमारी लगती है तो ये मक्खियां, जब व्हाइट फ्लाई या दूसरी मक्खियां एक रोगी स्वस्थ पौधे पर जाती हैं तो इनके टांगों में, इनके शरीर में इसके वायरस होके ये दूसरे फल पे पौधे पर भी इसका प्रकोप हो जाता है। तो इसके लिए सुझाव ये दिया जाता कि आप पीला मोजैक वायरस के नियंत्रण के लिए जब तक फल आना फसल में प्रारंभ ना हो, उस समय यदि लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत कीटनाशक का, जैसे मोनोकोटोफास है, आपका क्लोरोपाइरीफास है, इसका छिड़काव करें, जिससे कि जो व्हाइट फ्लाई है वो नष्ट हो जाए और वो कीट रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे तक इस रोग को ट्रांसफर ना करने पाए। तीसरी बात कि जैसे ही फसल में प्रारंभ में ये लक्षण 1-2-4 पौधों में दिखाई देता है, उनको रोगी पौधों को उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दें या मिट्टी में दबा दें। तो और अगला पौधा कि अपनी फसल की देख रेख रखें, जिससे कि कोई भी कीड़ा और बीमारी आपकी फसल पर कोई अटैक ना करने पाए। इस तरह से किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कीट एवं रोगों का नियंत्रण करते हुए आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। प्लान में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हरसेनपुर बलिया के बालचंद्र कन्नौजिया ने। आपने अंडा देने वाली मुर्गियों में खान पान प्रबंधन चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आप जब मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे अधिक जो खर्चा आता है वो आहार पर आता है। करीब 70 से 80% खर्चा आहार पर ही आता है। अगर आहार हमारे मुर्गियों के लिए अच्छा देंगे तो उतना ही अच्छा हमें उत्पादन प्राप्त होगा। तो मुर्गियों को हम उनकी आवश्यकता अनुसार कई प्रकार से आहार देते हैं। जैसे हम शुरुआत में चिक
राशन देते हैं, उसके बाद हम ब्रॉयलर राशन देते हैं, उसके बाद गिरोवर राशन देते हैं, फिर फिनिशर राशन देते हैं। तो जो चिक आहार है इसको हम 0 से 8 सप्ताह की उम्र के बच्चों को चिक आहार देते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो 22% रहनी चाहिए और जो हमारी ऊर्जा है वो 28 किलो कैलोरी प्रति किलो दाने में रहनी चाहिए। इस तरह से इसका आहार तैयार बाजार में मिलते हैं, तैयार हुए आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। दूसरी बात आती है चिक आहार के साथ साथ आपका जो राशन आता है, जो गिरोवर राशन है, इसको हम 9 सप्ताह से लेके 15 सप्ताह की उम्र तक के बच्चों को देते हैं जब बढ़वार होती है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है 16% प्रोटीन रखते हैं और इसमें 2700 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर बनाते हैं। गिरोवर राशन के बाद आता है फिनिशर राशन। उसमें जो फिनिशर राशन में हम प्रोटीन की मात्रा रखते हैं आपकी 18% और जो किलो कैलोरी है जिसमें ऊर्जा की मात्रा है वो आपकी 2600 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम दाने पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये दाने जो भी दाने हैं अलग अलग उम्र के बच्चों पर देते हैं। जैसे हमने बताया था जो फिनिशर राशन है वो 16 सप्ताह से लेके और जब तक जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं जब तक अंडा उत्पादन बंद नहीं कर देती हैं उस समय तक हम ये फिनिशर राशन देते हैं। तो इस तरह से ये जो राशन है इसमें राशन में साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे एंटीबायोटिक्स हैं यानी कि प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनको भी इसमें मिलाना पड़ता है जिससे उनकी बढ़वार पर कोई बढ़वार अच्छा होता रहे और उत्पादन भी अच्छा होता रहे। साथ ही साथ जो कुछ फीड एडिटिव्स हैं उनको भी इन पे मिलाना पड़ता है। जो आहार खिलाते हैं हम इसका विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं जो आहार देने वाले बर्तन हैं फीडर जिसको बोलते हैं उसमें ही डालते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों व अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800100599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ये देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में नाशी जीव प्रबंधन पर जानकारी भाग 1। आंवला के फलों की गुणवत्ता और अधिक उपज के लिए बाग में प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।